चलो तो चालू करते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, एंटी एंजाइनल ड्रग्स में बेसिकली कि कितने टाइप्स के होते हैं उसको याद करने के लिए क्या था, BCPN। बी से क्या था, बीटा ब्लॉकर। सी से क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पी से पोटेशियम चैनल ओपनर। और एन से नाइट्रेट, ठीक है, सिंपल। तो बी के अंदर जो अपन बस ऐसे ही रीडिंग मार ले रहे हैं, फिर इसको अपन लोग चालू करते हैं। तो बी से क्या, बीटा ब्लॉकर के अंदर क्या था, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल, है ना। और फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अपना आता था फिनाइल अल्काइलामीन, बेंजोथाइजापीन और डाईहाइड्रोपैरिडीन, जिसमें बस ये याद करना था वेरापामिल, डिल्टियाजाम और एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। पोटेशियम चैनल ओपनर में क्या था अपना, निकोरेंडिल। नाइट्रेट्स के अंदर देख रहे हैं तो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग था, उसमें क्या था अपना नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या था, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, या फिर 4 नाइट्रेट का इस्तेमाल करके इरेथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट या फिर पेंटेरेथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट। सिंपल था। ये क्या था, टाइप था, 3 टाइप के थे, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना। पैथोफिजियोलॉजी में या तो सप्लाई को घटाओ या तो डिमांड को बढ़ाओ, और ट्रीटमेंट में उसी को समझा दिए कि सप्लाई कैसे बढ़ा रहे हैं और डिमांड कैसे घटा रहे हैं, सिंपल। तो अब अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उन ड्रग्स को इंडिविजुअली, जो मेन है ना, BCPN। तो देखो बीटा ब्लॉकर्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं 10 मार्क्स का, तो वो उसमें हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे भी एक सेपरेट वीडियो 5 मार्क्स वाला बन रहा होगा। पोटेशियम चैनल ब्लॉक ओपनर्स और नाइट्रेट्स, इसको अपन लोग डीप में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है नाइट्रेट्स, तो इसलिए अपन लोग पहले नाइट्रेट्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रेट होता क्या है बेसिकली, देखो अपने ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में अलग अलग लेयर होती है। तो 3 लेयर होती है, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया, मतलब एडवेंसिया, मीडिया और इंटीमा, ठीक है ना। तो जो मीडिया वाली लेयर होती है ना, वो किससे मिलके बनी होती है, मसल से। वो भी अपन लोग अपने ब्लड वेसल को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब किससे मिलके बनी है, स्मूथ मसल से, ठीक है ना, सिंपल। तो जो नाइट्रेट का एक्शन होता है ना, इसी स्मूथ मसल पे होता है, इतना याद कर लो। अब देखो क्या होता है, वही बता रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेनली एक्ट ऑन स्मूथ मसल, वो भी कहाँ के, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल के। तो देखो नाइट्रेट आया, नाइट्रेट NO3 मान लो अभी के लिए, NO3 माइनस होता है, तो नाइट्रेट को डीनाइट्रेट किया गया, मतलब उसमें से उसके एलिमेंट्स को अलग किया गया, कहाँ पे अलग हुआ, स्मूथ मसल सेल के अंदर। तो उससे क्या निकला, मेन अपने को ये याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड बाहर निकला, ये नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली डायलेट करवाने में काम करेगा। अब ये हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि ये क्या करा देगा, डायलेशन, पर उसमें भी पूरा एक्शन होता है। क्या क्या एक्शन होता है, देखो ये अपने अंदर एक एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, वो एंजाइम कौन सा है, GC, ग्वानिल साइक्लेज, ठीक है। अभी ग्वानिल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो बढ़वा देगा, मतलब क्या, साइक्लिक GMP का बढ़ जाएगा। अब अपने को एंड प्रोडक्ट क्या कराना था, नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली क्या कराता था, डायलेशन। तो बेसिकली अपने को ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराना है ना, सिंपल। तो देखो साइक्लिक GMP बढ़ा, तो उसके कारण जो देखो अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है कैसे, एक्टिंग मायोसिन बाइंडिंग से ना, उसमें फॉस्फोराइलेशन होता था, वो बाइंडिंग होता है, फिर डीफॉस्फोराइलेशन, ये सब चलता है ना पूरा एक अपना, इसमें शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म वो सब होता है, उतना मत याद करो। तो बेसिकली एक्टिन मायोसिन चेंज जो होता है वो किस में होता है, मसल सेल में होता है, तो उसमें डीफॉस्फोराइलेशन कराता है, उसके कारण क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। साथ में अपने अंदर कैल्शियम चाहिए होता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो उसको घटा देता है, तो उसके कारण भी रिलैक्सेशन हो जाता है। बेसिकली एंड में रिलैक्सेशन कराना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ अपना, अपन लोग का नाइट्रेट किसके अंदर गया, स्मूथ मसल सेल के अंदर। स्मूथ मसल सेल के अंदर इसका क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या निकला, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड फिर अपने अंदर एंजाइम किसको एक्टिवेट किया, ग्वानाइल साइक्लेज को। और ग्वानाइल साइक्लेज अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया, मतलब क्या, साइक्लिक GMP को बढ़ाया। और साइक्लिक GMP ने 2 काम किया, एक मायोसिन चेन पे काम किया और एक कैल्शियम पे काम किया। मायोसिन चेन का डिफॉस्फोराइलेशन करा दिया और अपना कैल्शियम को भी घटवा दिया अपने, तो अंत में क्या आ जाता है, रिलैक्सेशन आ जाता है, सिंपल। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब बेसिकली क्या, अपने बॉडी में क्या इफेक्ट दिख रहा होगा इसके कारण। तो देखो नाइट्रेट अंत में क्या करा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलवा के डायलेट ही करवा रहा। तो देखो वेन्स को डायलेट कराना मतलब क्या, वीनो डायलेशन। आर्टरी को डायलेट कराना मतलब क्या, आर्टीरियो डायलेशन। और एक स्पेसिफिक आर्टरी की बात की जाए, मतलब कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी डायलेशन। तो बेसिकली एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, डायलेशन कराना, वीनो डायलेशन, आर्टीरियो डायलेशन और कोरोनरी डायलेशन। तो वीनो डायलेशन समझते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट में ये वेन लेके आ रहा है ब्लड, वेन कहाँ से लेके आ रहा होगा, अपने बॉडी पार्ट से लेके आ रहा होगा, ये हाथ है मान लो, बॉडी पार्ट से लेके आ रहा है, वैसे यहाँ से लेके आ रहा है। अब मान लो ये डायलेट हो गया, डायलेट हो गया मतलब क्या, जैसे इसको बड़ा करके देखते हैं, मान लो ये पहले इससे था, डायलेट होकर क्या बन गया, बड़ा बन गया, तो मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, अपना पूलिंग हो जाएगा ब्लड का। अब ब्लड अगर यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कम पहुँचेगा, और यहाँ पे कम पहुँचेगा तो इसका क्या, अपना वर्कलोड घट जाएगा ना। अभी देखते हैं कैसे।
तो देखो वीनो डायलेशन किए तो पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो गया, तो पूलिंग ऑफ ब्लड हुआ उसके कारण क्या, वीनस रिटेन घट गया। वीनस रिटेन पता है ना, वेन्स की वजह से जो अपने हार्ट में ब्लड वापस आ रहा था वो घट जाएगा, और हार्ट में कम ब्लड आएगा तो वो कम स्ट्रेच होगा। ये जो अपन लोग पहले ही पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेचिंग को ही तो प्रीलोड समझते थे ना, तो जो कम प्रीलोड बनेगा तो कम प्रीलोड बनेगा, तो मतलब बेसिकली अपना कार्डियक वर्क घटा। तो एक काम तो घटा है ये जो अपना सप्लाई, जो डिमांड में एक पार्ट था ना अपना प्रीलोड को घटाना। तो इसमें रिकॉर्ड कर, तो अपना क्या है बेसिकली, सॉरी ना इंटरप्शन के लिए, वीनो डायलेशन। वीनो डायलेशन में क्या है, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो गया, उसमें बेसिकली अपना वीनस रिटर्न घट गया, अपना वहीं पे इकट्ठा रह गया, तो वीनस रिटर्न हार्ट पे घटा, हार्ट पे घटा तो प्रीलोड घटा, और प्रीलोड घटा तो अपना हार्ट का काम घटा। अब दूसरे किसको डायलेट करा रहे हैं अपन लोग, आर्टरी को, तो आर्टीरियल डायलेशन कराए ना तो उसके कारण पीवीआर घटा। पीवीआर का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये कैसे समझेंगे, देखो जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ये अपना ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल कौन सा, आउट है, ये आर्टरी है ना एक टाइप का। तो अगर ये डायलेट कर गया, अगर ये डायलेट कर गया तो देखो अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये अपना ब्लड जो था इसको जब अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो इधर से ब्लड जाने में दिक्कत हो रहा था, रेजिस्टेंस था, अगर इसको डायलेट करा दिया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो आराम से ब्लड पंप आउट हो पाएगा। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस घटा मतलब क्या, आफ्टर लोड घट गया, यही तो बताया था ना मैंने कि आफ्टर लोड प्री लोड क्या होता था, प्री लोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और आफ्टर लोड क्या होता था, प्री लोड ये था कि कितना वो फूल गया है ना, तो फूलने को तो हम लोग कैसे घटा दिए, पेरिफेरल पूलिंग करा के, पेरिफेरल पूलिंग करा के। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का यहाँ पे कोई गेम नहीं है। आफ्टर लोड को कैसे घटाए, हम लोग ने क्या, रेजिस्टेंस को घटा दिया। रेजिस्टेंस को कैसे घटाया, बाई आर्टीरियो डायलेशन, समझ में। तो दोनों वर्क, दो पार्ट से हम लोग घटा दिए, प्री लोड को घटा दिए और आफ्टर लोड को घटा दिए। दोनों के कारण क्या है, कार्डियक वर्क घटा, कार्डियक वर्क घटा तो बेसिकली इसका डिमांड घट गया। अपन लोग ने एक पार्ट को ठीक कर दिया, डिमांड को ठीक कर दिया, यही तो अपना टारगेट था ना। ट्रीटमेंट में क्या था, सप्लाई को बढ़ाओ और डिमांड को घटाओ। तो डिमांड कैसे हम लोगों ने घटाया, प्री लोड को घटा के और आफ्टर लोड को घटा के। अब दूसरा देखते हैं अपन लोग क्या, कोरोनरी का डायलेशन करा दिया। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो अगर इसको डायलेट करा देंगे तो ज़्यादा ब्लड लेके जाएगी, ज़्यादा ब्लड लेके जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, वही तो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई हो जाता है इस्चमिक एरिया, जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचा था वहाँ भी पहुँच जाएगा, तो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, सिंपल। तो ये इसका हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, सिंपल, अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो सिंपल ये समझो कि किस पे एक्ट कर रहा है, स्मूथ मसल पे, मतलब जब ब्लड वेसल है उसके स्मूथ मसल पे एक्ट कर रहा है, वहाँ पे नाइट्रेट जो था वो क्या रिलीज कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसने किसको एक्टिवेट किया, ग्वानाइल साइक्लिस को। ग्वानाइल साइक्लिस ने क्या निकाला, साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी दो तरीके से काम कर रहा है, एक मायोसिन चेन को अपना डिफॉस्फोलाइट करके, और एक फिर से डी से ही डिक्रीज कराया था क्या, कैल्शियम। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली होगा डायलेशन, वीनो डायलेशन, आर्टीरियो डायलेशन, स्पेसिफिक में कोरोनरी आर्टरी। ये दोनों के कारण क्या, प्री लोड और आफ्टर लोड घट रहा है, जिसके कारण क्या, कार्डियक वर्क घट रहा है, और कोरोनरी डायलेशन के कारण सप्लाई बढ़ रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसका यूज़ समझते हैं क्या होता है यूज़। तो इसका यूज़ मेन तो अपन लोग किस में पढ़ रहे हैं, एंजाइना, तो सबसे मेन यूज एंजाइना में होता है। इसके अलावा और छोटे मोटे यूजेस होते हैं। देखो मैं एंजाइना इसलिए, मतलब नाइट्रेट इसलिए अच्छे से अलग से पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रेट के बारे में समझाना, या फिर इसका रीजनिंग आ सकता है, तो इसलिए इसको स्पेशली डीप में समझा रहे हैं। तो अपन लोग यूजेस में इसका मेन यूज़ क्या होता है, एंजाइना और अलग यूज़। तो मेन एंजाइना में कौन कौन से दो एंजाइना पड़े थे ना, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना। तो ये मेनली स्टेबल और वेरिएंट एंजाइना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे एक्यूट अटैक हुआ, अपने को एंजाइना दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो अपन लोगों ने क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ना शॉर्ट एक्टिंग वाला, अपन लोग यहाँ पढ़ के आए, शॉर्ट एक्टिंग वाले में कौन है, नाइट्रोग्लिसरीन है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन को अपन लोगों ने कहाँ रख दिया, सब लिंगुअली रख दिया, अपने ओठ के नीचे रख दिए इस टैबलेट को। कितना होता है, 0.5 मिलीग्राम दिए। तो जैसे ही ओठ के नीचे रखे ना, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थे उसमें अब्जॉर्व हुआ, और ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे गया, हार्ट पे, और हार्ट में फिर अलग अलग ब्लड वेसल्स में भी गया, तो कोरोनरी का डायलेशन करा दिया, और अपना क्या, वीनो डायलेशन करा दिया, और आर्टीरियो डायलेशन करा दिया। तो इसके कारण अपना पेन 2 से 3 मिनट में ठीक हो गया। और जैसे ही ठीक होता है ना, आपको इसको जो सब लिंगुअली आप रखे हुए थे ना, इसको स्पिट आउट करना है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन और हेडेक। क्यों हाइपोटेंशन और हेडेक, इसका काम क्या था, डायलेशन कराना। अब देखो एक टाइम तक तो ये डायलेट करा रहा है, ठीक है, मान लो ये अपने अंदर 150 mmHg प्रेशर चल रहा था, डायलेट करा के अपना 120 करा दिया, ठीक है, पर अभी भी डायलेशन चल रहा है, 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये तो घट गया ना अपने अंदर बीपी, तो हाइपोटेंशन कराने के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और हेडेक क्यों, अगर ब्रेन के पास कम ब्लड पहुंचेगा,
ब्लड कम पहुँचेगा तो सिंपल सी बात है, ब्रेन कुछ सिम्टम देगा, वही सिम्टम होगा हेडेक, सिंपल। तो एक्यूट अटैक में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेबल एंजाइना के, या तो फिर प्रोफाइलिक्सिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट यूज़ कर रहे थे, प्रोफाइलिक्सिस में लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट यूज़ करेंगे, जैसे कि आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट या फिर डाइनाइट्रेट या तो पेंटाइरेथ्राडाइल टेट्रानाइट्रेट, वो सब, ठीक है। और वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, बेसिकली वेजोस्पाज्म के कारण होता है, कोरोनरी वेजोस्पाज्म। तो अपन लोग नाइट्रोग्लिसरीन दे दिए तो वेजो डायलेशन हो गया, सिंपल। तो वही होता है ना, अपन लोग का वेरिएंट एंजाइना किस कारण से होता है, स्पाज्म के कारण होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का काम ही था कि डायलेट कराना, तो जहाँ पे स्पाज्म हो रहा था वहाँ पे डायलेशन हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो दोनों एंजाइना को ठीक कर सकता है, स्टेबल को भी और वेरिएंट को भी। इन स्टेबल में दोनों अभी अभी आए, मतलब एक्यूट अटैक के लिए भी और लंबे समय वाले प्रोफाइलिक्सिस के लिए भी। एक्यूट अटैक में अपन लोगों ने क्या दे दिया, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन, और लॉन्ग एक्टिंग इसमें दे दिया प्रोफाइलिक्सिस में, जिसमें आ जाता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये 2 से 3 मिनट में ठीक कर दिया अपने को, ज़्यादा देर जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही थूक देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, हेडेक और हाइपोटेंशन, सिंपल। तो ये मेन तो यूज इसका क्या था, एंजाइना वाला। उसके अलावा इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है अपना, अच्छा मैं ये बता देता हूँ, ये जो मैं नोट्स है ना, ये मैं मेडिको चैनल पे डाल देता हूँ, मैं बताना भूल जाता हूँ हर बार। मेडिको जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर डाल देता हूँ, तो आप लोग इसका वीडियो देख के और फिर इस नोट्स को वहाँ से पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब अपन लोग देखते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है, अब इसके अलावा क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो देखो हार्ट वाले ही 2-3 और यूज़ हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, ठीक है ना, उन तीनों में काम हो सकता है। तो देखो एक तो हार्ट का काम हो गया, एंजाइना ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैसे देते हैं, इंट्रावेनस दिया जाता है। नहीं याद करना तो मत याद करो, बस ये नाम याद कर लो, ठीक है, इनमें यूज हो सकता है। तो इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, पर अगर आप लोगों ने सिल्डेनाफिल दिया हुआ है ना, तो इसको नहीं देना अपने को। क्यों, क्योंकि सिल्डेनाफिल भी एक डायलेटर ही होता है, ठीक है ना। आपको बताना है तो बता सकते हैं कि सिल्डेनाफिल किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ये इसमें इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं अपन लोग, और लेकिन अगर सिल्डेनाफिल दिए हुए हैं तो नहीं देना अपने को, अगर 24 घंटे के अंदर दिए हुए हैं तो। दूसरा, पहला अपना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। दूसरा क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी इसको दिया जा सकता है नाइट्रोग्लिसरीन को, इंट्रावेनस। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सब में ही क्या हो रहा है, बेसिकली डायलेशन करा के अपने ब्लड हार्ट को ब्लड ज़्यादा पहुंचा दे रहा है इन केसेज में, और ब्लड सप्लाई बढ़ा दे रहा है, तो ये सब कंडीशन रिवर्स हो सकती है, सिंपल। और हाइपोटेंसिव क्राइसिस को कैसे ठीक कर सकता है, बेसिकली ये अपना डायलेट करा रहा है, डायलेट करा रहा है तो प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है मतलब हाइपरटेंशन ठीक हो रहा है, सिंपल। समझ में आया, ये हो गया। तो अपना इसके यूजेस में क्या थे, एंजाइना में दोनों स्टेबल और वेरिएंट एंजाइना को ठीक कर रहा था, और अदर्स में कौन कौन को ठीक कर रहा था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और अपना किसको ठीक कर रहा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तीनों को ठीक कर रहा है। इसके अलावा एक सेपरेट ही एक अलग ही टॉपिक है जिसको कहते हैं साइनाइड पॉइजनिंग, उसको भी ये ठीक करता है। कैसे ठीक करता है, बेसिकली जो अपना रेस्पिरेशन होता है ना, वो बहुत लेवल पे चलता है, एटमॉस्फेरिक लेवल पे चलता है, फिर ब्लड के थ्रू उसको ले जाया जाता है, फिर अपने सेल्स उसको यूज़ करते हैं। तो जो साइनाइड एक्ट करता है ना, इस सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उस पर एक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो देखो साइनाइड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, सेलुलर लेवल पे। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये पढ़े होंगे आप लोग, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है ना, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, तो उसी को इनहिबिट कर देता है, तो कोई एटीपी नहीं प्रोडक्शन हो पाता है, मतलब अपना रेस्पिरेशन का जो पर्पस था वो नहीं हो पाता है फुलफिल, है ना। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, तो अपन लोग क्या देंगे, अपन लोग नाइट्राइट देंगे। वही नाइट्रेट जो है ना, इसमें कौन सा, अमूल वाला नाइट्रेट देख लो, या फिर सोडियम वाला, नमक वाला या मीठा वाला, मीठा में दूध, दूध मतलब एमाइल, तो अमाइल नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, मीठा नमकीन दोनों दे दिए अपन, दे दिए। वो जब जाएगा ना, अपन लोग खाएंगे इसको, तो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो क्या बनाएगा, मेथमोग्लोबिन, ठीक है ना। और ये मेथमोग्लोबिन जो है, ये इसके पास हाई एफिनिटी होती है साइनाइड के लिए। तो जो सेल्स के अंदर, जैसे मान लो ये ब्लड है, ब्लड में अब कौन घूम रहा है, मेथमोग्लोबिन, तो मेथमोग्लोबिन इससे बाइंड करेगा। यहाँ पे मान लो साइनाइड पहले से प्रेजेंट था, तो इसको बुला के बोलेगा हाँ भाई चलते हैं कहीं घूमने, तो साइनाइड से बाइंड करके क्या बना दिया, साइनोमेथमोग्लोबिन। और इसके बाद जैसे ही साइनोमेथमोग्लोबिन दिया ना हम लोग, तब दे देंगे इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट, और ये सोडियम थायोसल्फेट इससे मेथमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बना देगा, सोडियम थायोसाइनेट, और वो फिर अपने यूरिन से बाहर आ जाता है, सिंपल। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग ने साइनाइड मान लो खा लिया, किसी ने
खा लिया तो अब तो दिक्कत हो रहा है, अपने अंदर एटीपी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपना क्या हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ख़राब हो गया। तो अपन लोग ने क्या दिए, पहले मीठा और तीखा, मतलब क्या, अमूल का एमाइल नाइट्रेट, और तीखा मतलब सोडियम नाइट्रेट, दोनों दिए। दोनों ने क्या किया, हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट किया, मैथमोग्लोबिन में। मैथमोग्लोबिन ने बुलाया साइनाइड को कि चल भाई चलते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइनोमेथमोग्लोबिन। साइनोमेथमोग्लोबिन के ऊपर अपन लोग ने क्या दे दिया, सोडियम थायोसल्फेट, तो इसमें कैसे थायोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। समझ में आया? सिंपल। तो इतना पढ़ लिया। नाइट्रेट में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे था, वही साइक्लिक जीएमपी को बढ़वा रहा था ये, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में सिर्फ एक चीज़ याद रखो, डायलिशन करवा रहा है ये, ठीक है ना। यूजेस में क्या याद करना है, मेनली हार्ट पे एक्ट कर रहा है, कैसे, एंजाइना ठीक करा रहा है दोनों टाइप का, मायोकार्डियल इन्फाक्शन ठीक करा रहा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर ठीक करा रहा है, और अपना ये बेसिकली हाइपोटेंसिव क्राइसिस ठीक करा रहा है। इसके अलावा एकदम सेपरेट टॉपिक है साइनाइड पॉइजनिंग, उसको ठीक करा रहा है, ठीक है। अब अपना आता है छोटे मोटे टॉपिक इसके अंदर, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो क्या होता है, ये आप लोग नाइट्रेट जो है सबलिंगुअल जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो एब्जॉर्ब तो बक्कल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो गया जीभ के नीचे, और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसका भी, इस कारण से मतलब बेसिकली अगर बक्कल म्यूकोसा से किए तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड तो नहीं, हाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस टाइम अवॉइड कर सकता है, पर अगर हम लोग खा लिए तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगा, और तो इसके कारण उसकी लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत घट जाती है। इसलिए अपन लोग सबलिंगुअली ही देते हैं, खाते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सबलिंगुअली डायरेक्ट ब्लड से हार्ट या फिर ब्लड वेसल के वॉल पे लग सकता है। सिंपल, समझे। तो इसमें अगर कन्फ्यूज हुए तो ये समझ लो कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो भी है, आइसोसॉर्बेट, मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट जो भी है, उसका ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, भी कम है, और मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा हो रहा है, उस कारण से अपने पास नेट बॉडी को कम मिल रहा है। तो कम मिल रहा है इसलिए अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल, ना कि ओरल। सबलिंगुअल को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये डायलेशन हो रहा है ना, तो जहाँ जहाँ डायलेशन हो रहा है वहाँ वहाँ दिक्कत करा रहा होगा। तो देखो, अगर ब्रेन में अच्छे से ब्लड नहीं पहुँचा तो क्या हो जाएगा डायलेशन का, हेडेक और पोस्टल हाइपोटेंशन। इतना समझ में आया। और हार्ट में क्या हो रहा है, नहीं पहुँच पा रहा, तो हार्ट डर जाएगा कि भाई ब्लड तो सही में है नहीं बॉडी में अच्छे से, तो टैकीकार्डिया और हेडेक के कारण वीकनेस भी आ रहा होगा, और ब्लड हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो पाल्पिटेशन का दिक्कत होगा कि ब्लड का, ठीक है। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन एक ब्रेन का एडवर्स इफेक्ट पढ़ लो, और हार्ट का। ब्रेन में क्या करा रहा है ये, हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन और हेडेक, और हार्ट में क्या क्या करा रहा है, टैकीकार्डिया, वीकनेस और पाल्पिटेशन। सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, नाइट्रेट, ठीक है ना। फिर अपन लोग चलते, अगर बहुत कंफ्यूजिंग हुआ हो तो ये समझ लो बस कि नाइट्रेट से नाइट्रस ऑक्साइड निकला, उसने क्या करा दिया, डायलेशन, दोनों का डायलेशन करा दिया। किसका किसका, मायोसिन चेन का डिफॉस्फोराइलेशन करा के हो दिया, और डायलेशन मतलब बेसिकली कैसे डायलेशन कराया, मायोसिन चेन और कैल्शियम को घटवा के। सिंपल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सिर्फ ये याद करो कि डायलेशन कैसे करवाया, यूज में याद करो कि हार्ट में मेनली एक्ट कर रहा होगा, इसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन को इफेक्ट कर रहा होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये याद रखना बस कि सबलिंगुअली, और एडवर्स इफेक्ट में याद करना कि ब्रेन पे कम ब्लड गया तो क्या हुआ, और हार्ट में कम ब्लड गया तो क्या होगा। सिंपल। इसके बाद अपना आया था पोटेशियम चैनल ओपनर। इसका एग्जांपल क्या था, निकोरेंडिल। तो देखो निकोरेंडिल यहाँ पे दो तरीके से काम कर रहा होगा। एक सेल पे देखो क्या हो रहा होगा, सेल में वो क्या करेगा, पोटेशियम चैनल जो है ना, ओपनर है ना, तो खुलवा देगा, तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। तो ओपन एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम रिफ्लक्स में अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ सोडियम होता है, ठीक है। तो ये निकल जाता है बाहर। तो अब क्या होता है, बेसिकली मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है ना। देखो मान लो ये 0 है, ये -70 मिली वोल्ट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम लोग इससे इस तरफ जाते हैं, मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन समझते हो क्यों कहते हैं डीपोलराइजेशन, ये पोल की तरफ नहीं है, सेंटर की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, उस कारण से और नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, जैसे -90 मिली वोल्ट, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या, एक पोल की तरफ और ज़्यादा ढकेला गया, पोल से अगेंस्ट जा रहे हो तो डीपोलराइजेशन, पोल की तरफ और ढकेला जा रहे हो तो हाइपर पोलराइजेशन। तो ही पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया तो अंदर और नेगेटिव, मान लो -70 मिली वोल्ट था तो उससे केस में कन्वर्ट हो गया -90 मिली वोल्ट में, तो हाइपर पोलराइजेशन हो गया। तो हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा मसल, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, डायलेट करेगा, तो वीनो डायलेशन हो गया, आर्टीरियो डायलेशन। अब वीनो डायलेशन से अपन लोग समझ क्या है, प्रीलोड घटता है, कैसे, वीन्स डायलेट किए तो यहाँ पे ब्लड का पूलिंग हुआ तो हार्ट पे कम ब्लड गया, तो ये क्या हो गया,
वीनो डायलेशन से प्री लोड घट गया, और आर्टीरियो डायलेशन से आफ्टर लोड, क्योंकि अपन लोग पढ़े हैं आवर्टा जो था, आवर्टा में ब्लड भरा हुआ था तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, है ना। तो अगर इसका डायलेशन हो गया तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घट जाएगा तो आफ्टर लोड घट जाएगा, सिंपल। तो ये काम तो ये ऐसे कराया, कैसे कराया, यहाँ पे पोटेशियम निकलवा दिया तो सेल्स के अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो गया, तो वीनो डायलेशन आर्टीरियो डायलेशन के कारण अपना जो डिमांड था वो घट गया, प्री लोड घट गया, आफ्टर लोड घट गया, तो डिमांड घट गया। दूसरा काम क्या कराता है ये भी एनओ निकलवाता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलवाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का काम क्या था, साइक्लिक जीएमपी उड़वाना। और साइक्लिक जीएमपी फिर कैसे स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन कैसे कराता है, सिंपल, बाई डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन चेन, और सेकेंड बाई डिक्रीजिंग कैल्शियम आयन, सिंपल। तो निकोरेंटल का समझे, एक तो सेल्स के अंदर से पोटेशियम चैनल निकलवाओ तो आर्टीरियो डायलेशन वीनो डायलेशन, और एक नाइट्रस ऑक्साइड निकलवाओ तो नाइट्रस ऑक्साइड से साइक्लिक जीएमपी जो है स्मूथ मसल का डायलेशन करा देगा, सिंपल। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स तो क्या ही थे, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन एडवर्स इफेक्ट जो थे वो क्या थे, हेडेक था, इसमें भी हेडेक है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया ये याद कर लो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा भाई, अपना हाइपोटेंशन अगर पहले से है तो उनमें मत दो, और जिनके आर्टरी ब्लॉकेज चल रही है उनमें ये कोई काम नहीं आएगा, जिनमें बेसिकली आर्टरी पे काम नहीं कर पा रहा तो कोई काम ही नहीं है। आर्टरी जैसे देखो स्टेनोसिस समझते हो क्या होता है, आर्टरी जो है ब्लॉकेज दिख रहा है यहाँ पे ना किसी कारण से, जेनेटिक कारण से, तो अगर वो ब्लॉकेज है तो आपका आप कितना भी डायलेट करा दो कुछ खासा अंतर आने नहीं वाला है, तो इसको आपको सर्जिकली ठीक करना पड़ेगा या अलग स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन, तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है या तो क्या आर्टिक स्टेनोसिस है, ब्लॉकेज है, तो उन लोगों में नहीं देना, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया पोटेशियम चैनल ओपनर। फिर अपना क्या बचा, बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल। इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा पढ़ा है इसको, क्योंकि इसका अलग से मैं 10-10 नंबर के, इसके 10 और इसके 5 नंबर के बनाऊंगा, तो वो पढ़ लेते हैं। मेन इसमें नाइट्रेट पढ़ना था इसलिए उसको अच्छे से समझा दिया। तो देखो बीटा ब्लॉकर समझते हैं। बीटा ब्लॉकर का ये समझ लो, अभी अगला वीडियो आसपास में ही बना रहा हूँ मैं। बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं ना वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट पे, और उसका काम क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है ना, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन कराना, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर बीटा 2 का अपन लोगों ने क्या दे दिया, ब्लॉकर दे दिया, ब्लॉकर दे दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा तो कम काम करना पड़ रहा है ना उसको, तो कम ऑक्सीजन कंजप्शन वही, तो डिक्रीज हार्ट रेट तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। इसका यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्रेन वाले में भी हो सकता है, और इसमें हाइपोटेंसिव में तो यूज हो ही, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइना, तो एंजाइना में भी यूज हो ही सकता है। तो ब्रेन वाले में कैसे, एंग्जाइटी, ट्रेमर, माइग्रेन, ये सब में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल है ना उसको अपन लोग डायलेट करवा देते हैं, डायलेट करवा देते हैं तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई घट जाता है, और ब्लड सप्लाई घट जाता है तो उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर लेके जा रहा है वो भी घट जाता है, तो ये सब माइग्रेन वाइग्रेन का दिक्कत ठीक हो जाता है। और एंग्जाइटी में जो सही न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं पहुँच रहे ब्रेन को तो उसका भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है। और कन्फ्यूजिंग हो रहा हो तो ये समझ लो कि बस कम न्यूरो ट्रांसमीटर सप्लाई किया जा रहा है बाई डायलेशन, तो एंग्जाइटी, ट्रेमर, माइग्रेन प्रोफाइलिक्सिस में यूज हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर अपन लोग 10 नंबर का फिर से बनाएंगे तो अब समझ में आ जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स में अपना वही धीरे धीरे हार्ट ब्रेडिकार्डिया, वहाँ पे था देखो उल्टा चल रहा है, यहाँ पे क्या था टैकीकार्डिया, याद रखना, यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट क्या है, ब्रेडिकार्डिया। क्यों, क्योंकि बीटा का तो काम ही है कि बीटा टू रिसेप्टर का काम क्या था, हार्ट रेट बढ़वाना, बीटा 2 ब्लॉकर दे देंगे तो हार्ट रेट घटेगा तो उसको कहते हैं ना ब्रेडिकार्डिया। तो हार्ट ब्रेडिकार्डिया और बहुत ज़्यादा बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो सकता है ना, इसलिए इसको किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, जिनका पहले से कम चल रहा हो हार्ट रेट, तो ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और हाइपोटेंशन वाले में, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नाम में ही है, कैल्शियम चैनल को अंदर आने नहीं देगा, और अंदर नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, और वेजो डायलेशन बेसिक सिंपल से ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और वीनो डायलेशन भी होगा। तो डायलेशन, वेजो डायलेशन से क्या होता है, अगर मान लो वीनो की बात कर रहे हैं तो प्री लोड घटता है, और अगर आर्टीरियो डायलेशन की बात करें तो आफ्टर लोड घटता है, सिंपल समझ में। तो कैल्शियम चैनल के अंदर एग्जांपल्स तो याद करके आए ना, क्या क्या है, वेरापामिल, डेल्टियाजाम, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, सिंपल। तो इसका यूज़ क्या है, वही जो अभी यहाँ पर क्या है ना उसी को यहाँ पलटा दो, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे माइग्रेन है तो इसमें माइग्रेन है उल्टा, चलो दिमाग से लेके रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है ना, पेरीफेरी में अपन लोग इसके ऊपर क्वेश्चन शायद पढ़ेंगे पैथों में। पेरीफेरी में क्या होता है, अपना ब्लड वेसल्स का, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल होता है ना उसका स्पाजम होता है,
तो ये उसमें उसको ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम चैनल स्पैज़म को रोकने के लिए। और अरिथमिया को भी रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अरिथमिया क्यों हो रहा है, कैल्शियम अपने हार्ट मसल्स के अंदर ज़्यादा पाया जा रहा है, तो कैल्शियम को ब्लॉक कर दो तो हार्ट के अंदर आएगा ही नहीं, तो रुक जाएगा, ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, वही सेम ही है, हेडेक हो रहा होगा, एडेमा हो रहा है, एडेमा क्यों, कैल्शियम चैनल का ब्लॉक है ना, तो कैल्शियम अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है ना, तो साथ में वो H2O खींचने की कोशिश कर रहा होगा, आयन है ना बेसिकली, तो वहाँ पे एडेमा। सेल है, सेल के अंदर कैल्शियम जा नहीं पा रहा है, तो पेरीफेरी में ही रहेगा ना, तो पेरीफेरी में रहेगा तो पानी को अपने पास खींचेगा, इसलिए एडेमा हो जाएगा, सिंपल। अगर ये कन्फ्यूजिंग हुआ होगा तो मैं बस एक यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट याद करना जरूरी करो, कैसे, बाई ब्रेन और बाई हार्ट। यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपनर का साइड इफेक्ट तो वही सेम था, हाइपोटेंशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। और बीटा ब्लॉकर का क्या था, बीटा पे काम कर रहा था ना, तो वही ब्रेडिकार्डिया और ब्लॉक। यहाँ का साइड इफ़ेक्ट क्या था, यहाँ पे भी साइड इफ़ेक्ट वही हेडेक, तो याद कर लो पहले वाले से, एडेमा और कॉन्स्टिपेशन, एक नया सी और एस, ठीक है। और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो सेम है इसी की तरह, हार्ट ब्लॉक और हाइपोटेंशन, सिंपल। तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मत करना, इसको अच्छे से याद करना, इन लोगों के बस ड्रग्स याद कर लो तो भी काम हो जाएगा, और ऊपर नीचे थोड़ा बड़ा साइड वाइड से कर लो, ठीक है। चलो।